हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आपको अभी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और अभी आप मेंस का भी देख रहे होंगे, प्री का भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा टाइम अपना जो सिटिंग टाइम है उसको बढ़ा दीजिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम करंट अफेयर्स करवाएंगे कवर, मैं आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये फर्स्ट क्लास बनाई है जिसमें हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। पहला जो वीडियो रहेगा इसमें हमारा जो करंट अफेयर है अभी हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी, फरवरी और मार्च का इसमें देखेंगे। देखो आरएस का जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। बदल कैसे रहा है कि जैसे पहले आरएस में लगभग 1 साल या उससे ज्यादा का करंट पूछा जाता था, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि जो रिसेंट 6 मंथ है उसका करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले 6 मंथ या फिर उस 9 मंथ का नहीं पूछ रहे, पूछा तो जा रहा है लेकिन क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है कि पहले हम देखेंगे कि जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है उसको हमें थोड़ा थोड़ा देख लेना है ताकि वहां से कोई क्वेश्चन बने तो गलत नहीं हो। दूसरा, जुलाई से जो करंट अफेयर्स है, जुलाई से जनवरी तक का, क्योंकि 2 फरवरी का आपका एग्जाम हो जाएगा, तो जुलाई से जैन तक का जो करंट अफेयर है वो हमें डिटेल में करना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अब ये फिर आपके मन में होगा कि जब इससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बहुत कम ही आ रहे हैं जनवरी जून वाले से, तो फिर हम पढ़े क्यों? इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो साल भर न्यूज में बने रहते हैं। क्या रहते हैं? साल भर न्यूज में बने रहते हैं। दूसरा, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ इंडेक्सेस होती हैं, कुछ समिट्स होती हैं, ये साल में एक बार होती हैं, कुछ 2 बार भी होती है, लेकिन जो मोस्टली एक बार होती हैं वो समिट, जैसे मान लो कोई समिट है जनवरी में हो गई तो वो एग्जाम में तो पूछी जा सकती है, क्योंकि वो 2024 की समिट है। तो आपके 2024 की वैकेंसी का एग्जाम अगर 2 फरवरी को हो रहा है तो उसमें पूछी जा सकती है। तो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज तो जनवरी से जून की भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी जो कर रहे हैं वो जनवरी से मार्च तक की तेजस जो मैगजीन है उस मैगजीन के ही स्क्रीनशॉट से हम देख रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि आपने जो मैगजीन पढ़ी है उसी मैगजीन का रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, जब बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल, मई और जून वाली मैगजीन। तो यहाँ पर हम पहले इंटरनेशनल न्यूज देखने वाले हैं कि कौन कौन सी न्यूज है वो इंटरनेशनल न्यूज में थी। सबसे पहली न्यूज है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कुछ नई कंट्रीज ऐड हुई हैं। इन कंट्रीज के रिगार्डिंग ब्रिक्स न्यूज में था। एक एक करके हम इसके सारे फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक्स की टाइमलाइन। 2001 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। गोल्डमैन सैक्स के पेपर्स जारी हुए थे, उन पेपर में एक वर्ड आया था, एक लाइन बोल सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ फास्टेस्ट डेवलपिंग countries which are not members of G7। G7 एक ग्रुप है जिसमें 7 विकसित देश हैं। उन 7 विकसित देशों में जो देश शामिल नहीं है, प्लस वो क्या है, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इन इकोनॉमीज की एक ग्रुपिंग के बारे में जिक्र हुआ। उसके बाद 2006 में ब्रिक्स के नाम से रेगुलर समिट स्टार्ट हुई। रेगुलर समिट्स स्टार्ट हुई। मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके
इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है टाइमलाइन का वो है 2010। 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। अब यहां पर ये बन गया है ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट जो टाइमलाइन है वो है 2015। 2015 में जब ब्रिक्स की समिट हुई उस टाइम एक बैंक बना जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कब बना ये? 2015 में। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि NDB की स्थापना कब हुई? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? संघाई में। याद रखना है ये। और इसके साथ ही ये भी याद रखना है कि ब्रिक्स का अपना कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स का अपना परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स ने एक बैंक की स्थापना करी है ब्रिक्स देशों ने मिलके, जिसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर भी है। रीजनल हेडक्वार्टर वो कहां पर है? गिफ्ट सिटी। कहां पर है? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी आपको पता होनी चाहिए कि ये कहां पर है? गुजरात में। यानी कि रीजनल हेडक्वार्टर इंडिया में है। इंडिया में कौन से स्टेट में है? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। इसकी जो रिसिपेंट हैं, बैंक से जो हम लोन ले सकते हैं या फंड्स ले सकते हैं, उसके जो लार्जेस्ट रिसिपेंट है वो है चाइना, क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है। सेकंड नंबर पर है इंडिया। हमें इन दो का याद है क्योंकि इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया के एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें ऑफकोर्स पता होना चाहिए कि हम सेकंड नंबर पे हैं इसके रिसिपेंट में। और लार्जेस्ट भी पता होनी चाहिए, लार्जेस्ट कौन सा है? चाइना। तो ये इसके 2015 तक के फैक्ट्स थे। उसके बाद जो टाइमलाइन में मेजर ईयर है वो है 2023। 23 में क्या नया हुआ है कि इसमें 6 नई कंट्रीज ऐड हुई थी, जिसमें अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है। तो हम यही पढ़ेंगे कि 5 नई कंट्रीज ऐड हुई है। कितनी ऐड हुई है? 5। कौन सी समिट थी? देखो इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी बहुत पूछता है कि ब्रिक्स की जो समिट हुई जिसमें 5 देश शामिल हुए, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है ना वो तो क्वेश्चन में ही आ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि ब्रिक्स की कौन सी समिट में 5 कंट्रीज ऐड हुई। तो आपको याद रखना है ये थी 15 समिट। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 5 से 5 याद रख लेना। 5 कंट्रीज कब हुई? 15th में। अब याद करने वाली चीज है कि ये 5 कंट्रीज हैं कौन सी। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हो सकता है एक क्वेश्चन इस पर आ जाए इस बार, ठीक है। हमें अल्फाबेट्स के वॉवेल्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? वॉवेल्स। A, E, I, O, U। क्योंकि हम इनको याद तो कर लेते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये था या नहीं था। हम छोटी छोटी सी, मतलब इसका लॉजिक तो नहीं बनेगा, कुछ कुछ चीजें हमें याद रह जाएंगी। ए से हमें अरेबिया याद रखना है। ए से क्या याद रखना है? सऊदी अरेबिया। ए आए तो अरेबिया दिमाग में आना चाहिए, सऊदी अरेबिया। ई से हम याद रखेंगे इजिप्ट। ई से इजिप्ट। आई से ईरान। अब ओ से कोई कंट्री का नाम नहीं है जो इसमें शामिल हो, लेकिन हम इसको साउंड से याद करेंगे, जैसे इथोपिया। इथो
की साउंड आ रही है इसमें, तो यहां से लेना है हमें थोड़ा सा हिंट। तो ओ से हम बनाएंगे यहां पर इथोपिया, और यू से UAE। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूं। ए से अरेबिया यानी सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट, आई से ईरान, ओ से इथोपिया और यू से UAE। तो ये वो इंफॉर्मेशन थी जो ब्रिक्स से रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमसे हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो G33 से रिलेटेड है और COP28 से रिलेटेड है। इसमें भी हम एक एक करके देख लेते हैं। G33 ये डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और लेस डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है। नॉर्मली क्या होता है, जी के आगे जितना, जैसे G7 हमने देखा, G20 है, मोस्टली इनमें क्या होता है कि जितना नंबर दिया है उतनी कंट्रीज होती हैं, लेकिन यहां पर ये नंबर बहुत ही मिसमैच है। G33 में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है 47। आपसे पूछा जा सकता है कि G33 में कितने मेंबर्स हैं, और वहां पर आपका पहला ही जो ऑप्शन है वो होगा 33। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख लेने हैं। फिर इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडोनेशिया, ये मेंबर्स हैं। 47 की 47 याद करना जरूरी नहीं है। कौन से नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये इसकी मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G33 का सदस्य नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये आपके ऑप्शन क्रॉस करने में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो न्यूज थी वो थी COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहां पर हुई। फिर COP29 ये कहाँ होनी है, COP30 ये कहाँ होनी है, और कौन सी कब हुई थी। ये 2023 में हुई। COP29 है, ये 2024 में होगी और ये 2025 में होनी है। ठीक है, 2023 की जो COP थी वो हुई रशिया में। कहां पर हुई? रशिया में। अभी 2024 की जो COP29 है वो कहां होगी? बाकू में होगी। बाकू कहां है? अजरबैजान। अजरबैजान में 29 होगी। फिर COP23 है, सॉरी COP30 है, वो होगी 2025 में ब्राजील में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें देखनी थी कि कौन सी कहां पर हुई। नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंडेक्सेस हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह से बन जाता है कि कोई भी आपको एक रिपोर्ट दे देंगे कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट कौन जारी करता है। फिर भारत में या भारत की जो रैंक है वो इस रिपोर्ट में कितनी है, हम इंप्रूव हुए हैं या डिग्रेड हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है या लीस्ट, और ये बोल सकते हैं कि न्यूनतम पायदान पर
कौन सा देश है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, 4-5 तरह के ही क्वेश्चन बन सकते हैं रिपोर्ट्स वाले पे। अब हम एक एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है और इंडिया की उसमें क्या रैंक है। पहली रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई। जो करप्शन है इसमें भारत और ज्यादा पिछड़ गया है, क्योंकि भारत के लोग हैं वो और ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, तो हम रैंक में भी पीछे हो गए हैं। पहले जो रैंक थी इसमें हमारी रैंक थी 85, जो कि अब 93 हो गई है। तो हमें याद रखना है इंडिया की रैंक घटी है, पहले 85 थी, अब कितनी हो गई है 93। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कि भाई भ्रष्टाचार है वो कम कब होगा, जब ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। भारत की रैंक है 93, उससे पहले थी 85। तो ये इंपॉर्टेंट इसके डेटा थे। ज्यादा से ज्यादा ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें फर्स्ट पाइथन यानी सबसे कम भ्रष्ट कौन है, तो वो है डेनमार्क। ठीक है, दूसरा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कि किस देश के लोग कितने खुश रहते हैं, इसके रिगार्डिंग ये इंडेक्स है। जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसमें इंडिया की रैंक है 126। कितनी है, 126। फर्स्ट कौन है, फिनलैंड, फर्स्ट है फिनलैंड। अब देखो यहां से इसको याद रखना भी आसान हो जाएगा, जैसे हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में याद किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, ऐसे ही इस हम हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक वाली कंट्री को याद कर सकते हैं। फिनलैंड, जो पीपल है वो हैं फन लविंग, जो लोग फन लविंग होंगे वो हैप्पी रहेंगे, तो यहां से इजीली याद हो जाएगा फन लविंग पीपल फिनलैंड। तो फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया की रैंक है 126। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। देखो मैं हर रिपोर्ट में आपको जरूर छोटा सा हिंट दूंगी, ताकि वहां पर या तो आप रैंक याद कर पाए या फिर कौन जारी करता है इसको याद रख पाए। अब यहाँ पे टेररिज्म की बात हो रही है, टेररिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की जान को खतरा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए फिर, पीस चाहिए। क्या चाहिए, पीस। तो इसको रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो यहां से आपको याद आना चाहिए, जब भी टेररिज्म वाली इंडेक्स आए आपसे पूछे कि कौन जारी करता है, तो याद रखना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें 2022 में जो डेथ रेट है वो घटी है इंडिया की, कितनी, 9%। यानी कि टेररिज्म से जो मौतें होती थी पहले, वो 2022 में पहले के कंपैरिजन में 9% कम हो गई हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की जो रैंक है इसमें 13th है, 13th। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड रीजन है या कंट्री है, मोस्ट वल्नरेबल है जिसमें टेररिज्म बहुत ज्यादा है, वो है अफगानिस्तान। कौन सा देश है, अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एचडीआई। एचडीआई कौन जारी करता है, यूएनडीपी, यूएनडीपी। ये अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, एचडीआई जारी करता है इकोनॉमिक्स। इसके 3 डायमेंशन होते हैं, वो 3 डायमेंशन कौन से हैं, पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ
लिविंग, ये 3 डायमेंशन है। इनके इंडेक्सेस हैं, जैसे हेल्थ को हम कैसे मेजर करेंगे, इसके इंडेक्स हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ वो कितनी है, फिर जैसे एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने हैं, या स्कूल जाने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को GNI पर कैपिटा से मेजर करेंगे, और ये किस बेस पर होगी, PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग। इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 134, कितनी रैंक है, 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अभी इसमें आपने अगर 12th की ज्योग्राफी की NCERT पढ़ी होगी तो उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है HDI के बारे में, और यहां पर नॉर्मली जैसे रिफ्लेक्ट्स द अमृता सेन्स कैपेबिलिटीज अप्रोच दिया हुआ है। तो कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अमृता सेन को याद कर लेते हैं, महबूब उल हक को भूल जाते हैं। तो जब कभी भी कंसेप्ट की बात आती है कि HDI कंसेप्ट है, ये किसने दिया, तो ये दिया था महबूब उल हक ने। अमृता सेन इनके सहयोगी रहे थे। क्योंकि NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है कि HDI कंसेप्ट किसने दिया, उसमें अमृता सेन और महबूब उल हक दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर टिक करना है महबूब उल हक। तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, मोदी जी अभी नहीं, मतलब हम जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये आबू धाबी गए थे, वहां पर एक मंदिर का उद्घाटन था। बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये देख लेना कि ये मंदिर है फॉर्मली 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो ये बस सिर्फ देख लेना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यहां पर भी मोदी जी गए थे जब ये समिट हुई थी। कहां पर होती है ये होती है दुबई में। कहां पर होती है, दुबई में। 2013 में जो UAE के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, उसके बाद से ये हर साल होती है, दुबई में ही होती है। और अभी जो 2024 वाली समिट हुई उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के जो हेड हैं उनको इनवाइट किया हुआ था, तो गवर्नमेंट की बात होती है, तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग्स, 9th एडिशन हुआ रायसीना डायलॉग्स का। ये 2016 से हो रहा है कंटिन्यूसली। कब से, 2016 से हो रहा है। अभी रिसेंट जो था 19 था। कहां पर होता है हर साल, न्यू दिल्ली में। अभी जो 2024 में हुआ 9th एडिशन, उसकी थीम थी चतुरंग यानी कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। हिंदी में हम बोलेंगे संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तो याद रखना है 2016 में स्टार्ट हुई, अभी 9th एडिशन था 2024 वाला, ठीक है। कहां होती है ये, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कैमरून रिसेंटली अडॉप्टेड द नगोया प्रोटोकॉल। अभी कैमरून एक कंट्री है अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसकी कंट्री है कैमरून। इसने हाल ही में नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये नगोया प्रोटोकॉल है क्या। देखो 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, वहां पर एक समिट हुई थी जिसको रियो समिट या फिर अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है। वहां से एक निकल कर आया CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कब बनाइए? 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी इसके साथ ही सीबीडी बना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये जो सीबीडी है ये लीगली बाइंडिंग है। कैसी ट्रीटी है ये? कि लीगली बाइंडिंग। ठीक है, अब इससे दो और प्रोटोकॉल्स निकल कर आते हैं। पहला प्रोटोकॉल है कार्टेजेना प्रोटोकॉल और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, पहले हम कार्टेजेना प्रोटोकॉल देख लेते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ये 2000 में बना, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ, यानी कि लागू कब हुआ? ये लागू होता है 2003 में। ये कैसा प्रोटोकॉल है? ये लीगली बाइंडिंग है, क्योंकि सीबीडी के अंडर बना है, सीबीडी लीगली बाइंडिंग है, तो नगोया और कार्टेजेना दोनों ही प्रोटोकॉल क्या होंगे? लीगली बाइंडिंग है। 2003 में ये लागू हुआ है। किस चीज के लिए? जो एलएमओज होते हैं, एलएमओज मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनका जो ट्रांसबाउंड्री ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का ट्रांसबाउंड्री जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या साइन किया? कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कब साइन हुआ? 2000 में साइन हुआ। लागू कब हुआ? 2003 में। इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी बहुत पूछने लगी है कि कौन सी चीज लागू कब हुई, यानी कि हम ये याद कर लेते हैं कि कब बनी, वो ऑप्शन भी हमें मिलता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल, देखो नगोया जो कंट्री है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पर है ये? सॉरी, सिटी है ये जापान में। नगोया सिटी कहां है? जापान में। कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल था हमने पढ़ा, वो कार्टेजेना जगह है स्पेन में, लेकिन ये स्पेन में साइन नहीं हुआ। तो फिर कहां पर साइन हुआ? ये हुआ मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में। देखो ये जो समिट है स्पेन में ही होनी थी 2000 में, लेकिन किन्हीं कारणों से ये वहां पर नहीं हो पाई, मॉन्ट्रियल में समिट हुई। लेकिन इस प्रोटोकॉल को जो नाम दिया गया वो कार्टेजेना ही दिया गया, और ये कहां पर हुई? मॉन्ट्रियल में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ये साइन कहां हुआ, तो हम कॉमन सेंस से इसका आंसर स्पेन करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि किन्हीं कारणवश ये मॉन्ट्रियल में हुई थी। ठीक है, नगोया सिटी कहां पर है? जापान में। किसके लिए जानी जाती है? वस्त्र उद्योग के लिए। यहां पर जो ट्रीटी साइन हुई, जो प्रोटोकॉल साइन हुआ, वो कब हुआ? 2010 में, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2014 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन थी। आज की क्लास में हम इतना ही करंट अफेयर देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे आप। तब तक के लिए थैंक यू।